अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सो होप ऑल ऑफ यू गाइस आर वेल। आई होप कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। आई विल ऑल्सो बी रिकॉर्डिंग दिस एंड पुटिंग दिस अप ऑन माई यूट्यूब, जहाँ पे आप लोग बाद में इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ऑल्सो आई होप दैट बिफोर सेटिंग इनटू दिस क्लास आप सब ने जो टेस्ट है ये ट्राई आउट कर लिया है एक बार। बिकॉज इफ यू हैवंट देन ऑनेस्टली देयर इज नो यूज ऑफ सिटिंग इन दिस क्लास अनलेस यू हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क। अगर आप लोग सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आएगा ये करने के लिए। तो आई वुड फिर सजेस्ट कि आप लोग सॉल्यूशन देखें, सॉरी, आप लोग पहले खुद से पूरा ट्राई आउट करें एंड देन यू गो ऑन टू द सॉल्यूशन। ठीक है, जस्ट टू सेव टाइम मेरे पास यहाँ पे एमसीक्यूज के आंसर्स पहले से मार्क हुए हुए हैं। दैट्स फास्टर देन डूइंग दिस राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। तो इस तरीके से हम लोग इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स गो थ्रू दिस, यू गाइस कैन ऑल्सो डबल चेक योर आंसर्स। सो फर्स्ट ऑफ, आपके पास एक पूरा आपके कैम्ब्रिज के स्टाइल का ही एक एमसीक्यू पेपर बना हुआ था, राइट, विच इज 40 मार्क्स और 1.25 घंटे, यानी 75 मिनट्स का टाइम है। दिस वॉज चैप्टर्स 1 to 3। तो फिजिकल क्वांटिटीज, काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स तीनों इसमें टेस्ट हो रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच पेयर ऑफ क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी किस चीज को कहते हैं कि उसका एक मैग्नीट्यूड हो, एक यूनिट। ठीक है, इफ यू लुक एट 1a, तो जो एम्पियर है ये यूनिट है, क्वांटिटी नहीं है, सो ए इज आउट। एफिशिएंसी की हमने बात की थी, राइट, इन वन ऑफ आवर इनिशियल एएसपीज के, भाई उसके कोई यूनिट्स नहीं होते, इट्स जस्ट अ परसेंटेज। परसेंटेज साइन एक यूनिट नहीं होता, सो इट कांट बी ईदर। स्ट्रेन, अच्छा ये चीज आप लोग आगे पढ़ेंगे, so maybe if you guys have done this wrong, it doesn't really make a lot of difference. तो स्ट्रेन जो होता है ये बेसिकली रेशो होता है एक्सटेंशन टू लेंथ का। बोथ ऑफ दीज लेंथ्स यूनिट्स कैंसिल आउट, इसका भी कोई यूनिट्स नहीं है। और पार्ट डी जो है ये सही है, पीरियड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। टाइम पीरियड का कोई मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको आप लोग वोल्टेज कहते थे, इसका मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट। ठीक है, question number 2, which list of unit prefixes decreases in magnitude from left to right? So this is what it is. ठीक है, अगर आप इसको लिख के देखें तो किलो, मिली, पीको है। किलो इज द लार्जेस्ट, मिली इज सेकंड लार्जेस्ट, पीको इज द स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 अगर याद करें तो ये भी मैंने आप लोगों को एक एएसपी में करवाया था। इसका आंसर n इक्वल्स टू 2 आ रहा है। ठीक है, अनसर्टेनिटी आप लोगों के टेस्ट में आ रहा है। A micrometer screw gauge is used to measure the diameter of a small uniform steel sphere. Diameter दिया हुआ है इसने आपको, और इसने कहा what is the percentage uncertainty in the calculated volume of the sphere using these values. तो मुझे पता है कि भाई ये है स्फीयर का डायमीटर, और ये हो गया उसका अनसर्टेनिटी हो गया ना। मुझे पता है, ये मैंने आप लोगों को रूल्स में लिखवाया था कि इफ समथिंग इज बीइंग मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, तो उसका जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी सेम रहता है। सो इफ यू फाइंड दिस आउट, 0.01 ओवर 5 टाइम्स 100, ये 0.2% आता है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है स्फीयर का नहीं दिया होगा, यू नीड टू नो दिस, 4/3 पाई आर क्यूब। सो बेसिकली बाय आवर रूल्स इट वुड बी थ्राइस the percentage uncertainty in R, which is 0.2, so 3 times 0.2 is 0.6. Question number 5. Forces of magnitude 2, 4, and 7 combine to produce a resultant force. Magnitudes of the three forces are fixed, but the forces may act in any direction in the same plane. What is not a possible magnitude? तो भाई मैंने सोचा कि मैक्स क्या होगा अगर ये तीनों एक ही डायरेक्शन में हो, 2, 4, 7। इन दैट केस द मैक्सिमम इज 13। इसी तरीके से मैं सोचता हूँ मिनिमम पॉसिबल क्या होगा। तो इसके मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा। 4 एक डायरेक्शन में, 7 एंड 2 एक डायरेक्शन में, दैट वुड बी 4 वर्सेस 9 विच इज 5। सो बेसिकली मैं ये सोच रहा हूँ दैट इफ आई हैव दीज थ्री फोर्सेस, 2, 4 एंड 7, तो इसमें मैं किस तरीके से इसका सबसे कम पॉसिबल मैग्नीट्यूड बना सकता हूँ। सही है, तो क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई कोई दो एक डायरेक्शन में है और तीसरा अलग डायरेक्शन में। सो आई वुड से 2 and 7 are in one direction, 4 in another direction, 2 and 4 in one direction, 7 in another direction, and 2 and 7 in one direction, 4 in another direction। जब ये ट्राई आउट करूंगा मुझे ये नजर आएगा कि मेरा मिनिमम जो है ये 1 न्यूटन हो सकता है। सो मिनिमम इज 1,
मैक्स इज 13। इसके दरमियान के सारे पॉसिबल हैं इफ आई यूज डिफरेंट एंगल्स, लेकिन मिनिमम से कम जीरो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो आपको वैसे भी नजर आ रहा था कि ये फोर्सेस कभी भी कैंसिल आउट नहीं हो सकते। सो 5 का आंसर इज ए। 6 का आंसर, दिस इज जस्ट सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। 15 को मैंने तोड़ दिया उसके कंपोनेंट्स में, ये हो गया इसका साइन। सो 15 sin 20, ये हो गया 15 cos 20। और आपके पास इसी तरीके से आपने 6 वाले को भी तोड़ दिया, राइट, एंड दिस इज व्हाट वी गेट। ऑलराइट, इसमें यहां तक कोई सवाल? मैं इसका जो है, लेट मी इनेबल चैट, क्या आप लोग यहाँ पूछ सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन यू गाइस कैन स्किप, आप लोगों ने अभी एस्टिमेट्स नहीं किया हो, but this is what the correct answer is supposed to be. Question number 8, a symbol for SI base unit of temperature is Kelvin. Which statement about systematic errors is not correct? A systematic error can be caused by using an incorrectly calibrated instrument. ये सही है, इस वजह से सिस्टमैटिक एरर आ सकता है। आपने सिस्टमैटिक एरर्स के कॉजेस पढ़े होंगे ना। सो अगर कैलिब्रेशन ठीक से ना हुई हो, दिस इज द कॉज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स। वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर can affect all the measurements by the same amount. Does it necessarily have to? No. But could it be the case? Yes. और इसकी सबसे आसान एग्जाम्पल है जीरो एरर। सही है, जैसे अगर आपकी घड़ी 5 मिनट आगे है, तो आप उससे कोई भी टाइम देखें, वो सारे टाइम भी 5 मिनट आगे होंगे। सो इट कुड, but it does not have to affect all measurements by the same amount. Effect of a systematic error cannot be reduced by averaging, वो random error के लिए होता है। एंड जीरो एरर इज अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी। ठीक है, ओके। नाउ दीज आर क्वेश्चन स्टार्टिंग विद काइनेमैटिक्स वगैरह। A person stands on the edge of a high cliff that is next to the sea. Person throws a stone vertically upwards. Air resistance act करेगा. Stone eventually hits the sea. Which velocity time graph best shows the motion of the stone from when it is released until it hits the sea? तो भाई मुझे पता है कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्राफ, ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं हो सकता। सही है, क्योंकि कांस्टेंट ग्रेडियंट का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विच इज नॉट ट्रू फॉर एयर रेजिस्टेंस। मुझे पता है कि मेरा जो क्या कहते हैं एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब है ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ शुड आल्सो डिक्रीज, सो इट कैन नॉट बी ए। ठीक है, अच्छा, अगर हम सी को देखें तो सी क्या बता रहा है कि वेलोसिटी जो है बढ़ते 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 एक मैक्स वैल्यू पे गया और फिर कम होते होते जीरो आ गया। दिस इज अगेन नॉट ट्रू। हमें पता है कि अगर टर्मिनल वेलोसिटी रीच होती तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, जीरो तक कभी भी नहीं होता। दैट्स व्हाई दिस इज आउट। डी के बारे में अगर मैं सोचूं तो ये कह रहा है वेलोसिटी पहले कुछ था, लेट्स अज्यूम फॉर नाउ कि इसने साइन कन्वेंशन यूज किया था, अपवर्ड्स इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से कम हुआ कम हुआ कम हुआ, और ये जो है मैक्स हाइट पे पहुंचा। लेकिन मैक्स हाइट पे पहुंचने के बाद ये नीचे आएगा ना। जब वेलोसिटी नीचे होगा, साइन कन्वेंशन के मुताबिक वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, जो यहां नहीं हो रहा। सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ये सही है, क्योंकि वेलोसिटी यहां पे कुछ था। सही है, इसने स्टार्ट किया, इसने उसको ऊपर फेंका। लेट से ही यूज द साइन कन्वेंशन, जो मुझे यहां से लग रहा है, क्योंकि इसने उसको ऊपर फेंका। इसने यूज किया साइन कन्वेंशन अपवर्ड्स इज नेगेटिव, तो नेगेटिव कम होता 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 जीरो आ गया। दिस इज मैक्स हाइट, देन इट चेंजेस डायरेक्शन एंड कम्स बैक डाउन। अब ऊपर नेगेटिव लिया था तो नीचे वाला पॉजिटिव है, सो द वेलोसिटी बिकम्स पॉजिटिव। लेकिन थ्रू आउट इसका ग्रेडियंट कम हो रहा है, दिस इज फ्लैटनिंग आउट, विच इज ट्रू, विच इज व्हाट इज सपोज टू हैपन हियर। ठीक है, so these were the first 10 questions. Write on the chat if you guys have anything you want to ask. इन पहले 10 में से कोई सवाल?
नो। चलें आगे बढ़ते हैं। ओके, वी डू हैव अ क्वेश्चन। आंसर बी अगेन, 10 का ही बी, यही कह रहे हैं आप? ओके, देखें इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये मैंने कही कि इधर पे ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ कर्व। अगर कर्व नहीं होता तो ये सही होता। सही है, दिस कुड हैव बीन करेक्ट। बट इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, जो कि नहीं होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एयर रेसिस्टेंस। सही है। सो आई नो दैट एक्सेलरेशन कम होना चाहिए, तो इस वजह से ग्रेडियंट कम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर मैं सी को देखूं, सो विद सी, इसका मतलब है वेलोसिटी बड़ा 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 एक मैक्स वैल्यू पे पहुंचा, और उसके बाद वेलोसिटी कम होना स्टार्ट हो। दिस इज ऑब्वियसली नॉट ट्रू। हमें पता है कि वेलोसिटी जो है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर एक मैक्स वैल्यू पे पहुंच जाता है एट टर्मिनल वेलोसिटी, राइट? वापस से कम नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस इज आउट। डी को अगर हम देखें तो डी में ये था कि इसमें अगर देखें, अगर ये ग्राफ यूं बनता ना, ये भी ठीक होता, ये भी ठीक होता, because the only difference between this and this is on the basis of sign convention। ठीक है। इसमें मसला ये है, ये कह रहा है कि वेलोसिटी आपका कम हुआ कम हुआ कम हुआ, दिस इज मैक्स हाइट। लेकिन मैक्स हाइट के बाद ये वापस से गिरेगा ना, सो इट्स नाउ गोइंग टू बी मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए अब इसका वेलोसिटी दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहिए ना। इट कैन नॉट बी अपवर्ड्स। अगर हम नीचे जाने को ऊपर, नीचे जाने को पॉजिटिव कह रहे थे, तो ऊपर आने को भी पॉजिटिव नहीं कह सकते। सही है। इस वजह से बी ठीक है, क्योंकि इसमें आपका वेलोसिटी कम हुआ कम हुआ कम हुआ, दिस इज मैक्स हाइट, एंड देन वापस आते हुए इसको मैंने दूसरा डायरेक्शन दिया। सही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर। ठीक है। ओके, इज दिस फाइन? जिसने भी पूछा था ये। ओके, 11. Two projectiles X and Y are fired into the air from the same place on level ground and reach the same max height as shown. एक को सीधा ऊपर नीचे फेंका है, एक को प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका है। Which statement is correct? Is correct? A. X and Y are at rest at their max height. Is this true? The answer is no, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये वाले का तो हॉरिजॉन्टल हमेशा होता है, इट्स नेवर एट रेस्ट। हाँ, इस पॉइंट पे मैं कहूंगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये जीरो है, बट हॉरिजॉन्टल इज नेवर जीरो। हमेशा आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा। सो ए इज रॉन्ग। एक्स एंड वाई आर फायर्ड विद द सेम स्पीड। सही है। तो यहां पे ये हमें क्या बताता है, इनका मैक्स हाइट सेम है। तो क्या ये हो सकता है कि इनका स्पीड सेम हो जिससे ये फायर हुए हो? द आंसर इज नो। इफ दे आर रीचिंग द सेम मैक्स हाइट, ये अगर दोनों का सेम है, इसका मतलब है इस इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, because vertical components is what determine the max height। सही है। लेट्स से मैंने इसको फेंका था किसी वेलोसिटी v से, ठीक है, लेट्स कॉल दिस v1, और इसको मैंने फेंका है किसी वेलोसिटी v2 से, एंड दैट मेक्स एन एंगल थीटा। तो आइडिया ये है कि अगर इसका मैक्स हाइट सेम होगा, v1 शुड हैव बीन इक्वल टू v2 साइन थीटा। आपको पता है मैक्स हाइट की जब हम कैलकुलेशन करते हैं, वी वर्क विद द वर्टिकल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, राइट? सो योर इनिशियल, अगर मैं प्रोजेक्टाइल वाले की बात कर रहा हूँ, सो द इनिशियल वुड बी v2 साइन थीटा। ये कहता मैं एक्सेलरेशन इज नेगेटिव 9.81 नीचे की तरफ, और मैक्स हाइट है तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, एंड देन आई वुड फाइंड एस, राइट? सो वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसमें तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों है ना, सो द स्पीड्स कैन नॉट बी द सेम। सी, एक्स एंड वाई टेक द सेम टाइम टू रिटर्न टू द ग्राउंड, दिस इज करेक्ट। ठीक है, दोनों को सेम टाइम लगता है वापस जमीन की तरफ आने में। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके बारे में बात करूं, दिस वुड बी
ये चीज कि अगर मैं इसकी बात करता, लेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स, आई वुड से इट हैज सम वेलोसिटी जिसके साथ ये लॉन्च हुआ, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे ये कह रहा है दैट दे आर फाइड इनटू एयर फ्रॉम द सेम प्लेस ऑन लेवल ग्राउंड रीच द सेम मैक्स हाइट एज शोन। तो यहाँ पे सेम टाइम होगा इनका ग्राउंड पे वापस आने में, इस वजह से दैट बिकॉज इफ दे रीच द सेम मैक्स हाइट, लेट से इन्हें कोई टाइम लगा होगा जिसमें ये मैक्स हाइट पे पहुंचे होंगे, ठीक है, एंड यही टाइम लगा होगा जब ये वापस आए होंगे। सो बोथ ऑफ दीज टाइम्स वुड स्टिल बी इक्वल, राइट? जो टोटल टाइम होगा इसका जर्नी का, वुड यू एग्री दैट दैट वुड बी ट्वाइस द टाइम ऑफ द मैक्स हाइट? ऐसा ही है। तो जितना टाइम इसको लगा होगा उतना ही टाइम इसको लगा होगा, क्योंकि इन दोनों का मैक्स हाइट सेम है। अगर मैं मैक्स हाइट की बात करता तो मैं ये कहता, लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स, आई वुड से यू इज समथिंग इसके साथ ये ऊपर फेंका गया, और v जो है ये जीरो है, और एक्सेलरेशन जो है लेट्स से ये -g है, और मुझे निकालना है टाइम। सही है। इस केस में अगर मैं टाइम निकालता तो आई वुड यूज v इक्वल्स यू प्लस ए टी। मैं कहता v माइनस यू ओवर ए। सही है। तो ये दोनों जो है ये किसी मैक्स हाइट पे पहुंचे हैं। ओके सॉरी, जस्ट अ सेकंड, आई मेड अ मिस्टेक। मैं एस की बात करता ना, मुझे पता है एस दोनों के लिए सेम होगा। तो अगर मैं इसके लिए कहता आई वुड से कि वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, सो आई वुड से जीरो इक्वल्स यू स्क्वायर, जिस भी मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, प्लस सॉरी माइनस टू जी, और मैं कह देता हूं ये है एच, ये जो मैक्स हाइट, दिस इज एच। सो आई कैन से कि जो एच आएगा ये इस केस से आएगा यू स्क्वायर ओवर टू जी। अब अगर हम दूसरे वाले की बात करें, ये जब मैक्स हाइट पे पहुंचेगा, सही है, व्हेन दिस इज रीचिंग मैक्स हाइट, तो इसके लिए दिस वुड बी ऑल्सो यू, वर्टिकल कंपोनेंट सेम होंगे, ये वाली बात है। और इसके लिए अगर मैं एक्सप्रेशन लिखता इट वुड अगेन बी द इंटायर सेम थिंग अगेन, क्योंकि भाई अगर ये मैक्स हाइट पे सेम पहुंच रहे हैं इसका मतलब है वर्टिकल कंपोनेंट बराबर है ना। तो अगर वर्टिकल कंपोनेंट बराबर हैं तो उन्हें जो टाइम लगेगा मैक्स हाइट तक पहुंचने में वो भी बराबर होगा, और फिर मैक्स हाइट से वापस आने में जो टाइम होगा ये भी बराबर होगा। ठीक है। Part D, X and Y travel the same distance. Again, this is not true. Projectile travels more distance क्योंकि ये horizontally भी एक range cover कर रहा है। एक सिर्फ ऊपर नीचे जा रहा है, दूसरा इस projectile quadratic वाले shape में जा रहा है, right? Parabola में travel कर रहा है। So this was definitely a tricky one. 11. 12. A stone and a foam rubber ball are identical spheres of equal volume. Okay, we have a question. Let's have a look at that first. Is this clear why A is not right? 11 का A, या ओके। 12, ये तो मैंने आप लोगों को क्लास में कराया था। जाहिर सी बात है, अगर स्टोन वाला जो है स्टोन वाला जो ऑब्जेक्ट है वो भारी है, इसका मतलब उसका वेट ज्यादा है, सो एयर रेजिस्टेंस वुड हैव टू इंक्रीज मोर टू इक्वल उसका वेट। मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ, शो दिस, उसका वेट ज्यादा होगा, सो एयर रेजिस्टेंस हैज टू इंक्रीज अप टू अ ग्रेटर वैल्यू, उसके दरमियान वो एक्सेलरेट कर सकता है। तो स्टोन वाले का टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगा, सो इट्स डेफिनेटली बी। ठीक है, यही चीज यहाँ लिखी हुई है। 13, a car travels anti-clockwise along a horizontal circular road of radius 12 meters. Car takes a time of 4 seconds to move from P to Q. What is the magnitude of the average velocity? Average velocity अगर निकालना है तो velocity के फॉर्मूले में displacement आता है। This is 12, this is 12, this is an isosceles triangle and also a right angle triangle. तो अगर मुझे ये निकालना है जैसे डिस्प्लेसमेंट, that would be 12 square plus 12 square का स्क्वायर रूट, which is 12 root 2,
divided by the time which is 4 seconds. So this turns out to be 4.2. ये चीज मैंने आप लोगों को क्लास में थोड़ी बहुत डिस्कस कराई है। अगर ये गाड़ी यूं गई है पी से क्यू, या अगर ये यूं आती पी से क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी सेम होता इफ इट टेक्स द सेम टाइम, बिकॉज उसका डिस्प्लेसमेंट सेम है। सही है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 14, this is also a pretty good question. Water surface in a deep well is 78 meters below the top of the well. सही है, 78 मीटर के बाद जाके आपके पास असल कुआं शुरू होता है। Person at the top of the well drops a heavy stone down the well. Air resistance negligible. Speed of sound in air दिया हुआ है। What is the time interval between the person dropping the stone and hearing it hit the water? तो सबसे पहले तो आपने ये सोचा कि भाई अगर मैंने ये निकालना है उसको कितनी देर में वो पर्सन ने जो स्टोन ड्रॉप किया वो कब जाके नीचे लगेगा पानी में। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 बिकॉज इट्स ड्रॉप्ड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.81। यहां मैंने ये साइन कन्वेंशन लिया है दैट डाउनवर्ड्स इज पॉजिटिव, इस वजह से मैंने इसको पॉजिटिव लिया है। और मेरा जो हाइट है वो भी उस ड्रॉप पॉइंट से नीचे की तरफ है 78 मीटर्स, तो ये भी पॉजिटिव है। एंड आई नीड टू फिगर आउट द टाइम। ठीक है, ये वाली चीज 0 हो गई because u is 0, and then I need to find time which turns out to be 3.98। ये सिर्फ वो टाइम है जिसमें आपका पत्थर यहां से गिरा है और नीचे जाके पानी को लगा है। हमें ये निकालना है कि पानी को लगने के बाद उस बंदे को आवाज वापस किस टाइम आती है। So now all we need to do is we need to find the time for the sound to travel this distance at this speed. So सीधा सीधा speed equals distance over time, और इसके बाद आपने ये टाइम निकाला, and when you add it to this 3.98 turns out to be 4.2। एक्सप्लेन 13। देखिए 13 में क्या है अपराध, आपने सबसे पहले ये सोचा कि यार एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। यू डोंट नीड टू फाइंड ऑल दिस। अगर वो एवरेज स्पीड कहता तो मैं ये निकालता। सही है, विच वुड बी 3/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस। 3/4 टाइम्स सी, तो फिर आप उसमें 2πr यूज करते हो और वो सम करते हैं। इसने तो सिर्फ एवरेज वेलोसिटी पूछा है ना, तो सीधा सीधा ये वाला फासला इस डिस्प्लेसमेंट, और ये आपने इस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाला डिवाइडेड बाय द टाइम, और आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ गया। 14 वाज आल्सो लाइक अ सुपर गुड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। Okay, 15. An object is moving with an initial velocity of 4 to the right. Velocity of the object changes so that its final velocity is 3 downwards is shown. What represents the change in velocity? ये आप लोगों ने O level math में vectors पढ़ा होगा। If I'm subtracting vectors, that basically means adding to the negative of the other vector. और वेक्टर को नेगेटिव करने का मतलब है कि आपने उसका सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स कर दी। So this is V. If U is like this, then negative U would be like this. और इसके बाद आप head to tail rule use करें, so your resultant in this case is the change that looks like this. So that must be V. ठीक है। 16. Curve line PQR is the velocity time graph for a car starting from rest. What is the average acceleration? Average का मतलब क्या होता है? Whenever in kinematics you see this term average, इसका मतलब आपने totals यूज करने हैं। एक्सेलरेशन वैसे ही होता रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। बिकॉज दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन, दिस वुड बी टोटल वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम। यानी कि पी क्यू में यहां पे जो फाइनल वेलोसिटी है, एंड दिस स्टार्ट्स आउट फ्रॉम 0 इनिशियल वेलोसिटी, सो दिस डिवाइडेड बाय दिस टाइम। तो ये ग्रेडियंट ही हो गया ना बेसिकली। सो द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन पी क्यू। ठीक है, एरिया बिलो द कर्व पी क्यू जो होता, ये इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता, जो आप एस्टिमेट कर सकते हैं, किसी फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है,
ओके 17 वाज इजी आई गेस। 18, दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन सिमिलर टू एक सवाल जो मुझे कुछ लोगों ने दिखाया, जो सर काशान ने अपने टेस्ट में दिया था। So it's pretty similar to that one. Whenever you have such a question which has certain stages, then it helps to make a graph. Sprinter takes a time of 11 seconds to run a 100-meter race. She first accelerates uniformly from rest, reaching a speed of 10. तो ये मैंने ये बना दिया. She then runs at constant speed of thus until she reaches the finish line. I know this total time is 11 seconds. What is the uniform acceleration? तो पहले तो मुझे ये टाइम मालूम करना होगा, तो एक्सेलरेशन निकालना मुश्किल नहीं है, सिर्फ 10/d हो जाएगा. तो मुझे पता है एरिया अंडर द ग्राफ इज द डिस्टेंस फॉर स्पीड टाइम ग्राफ, दैट शुड बी 100. सो हाफ, ये एक ट्रेपीजियम है, सो हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ये हाइट हो गया जो कि है 10. सम ऑफ पैरेलल साइड्स वुड बी दिस प्लस दिस. नीचे वाली तो सीधी सीधी 11 है. दिस वन इज गोइंग टू बी 11 माइनस टी. सो व्हेन यू राइट दिस आउट, और डिस्टेंस को आप कह देंगे ये 100 के बराबर है. फ्रॉम दिस यू गेट द टाइम विच टर्न्स आउट टू बी 2. और जब आपके पास टाइम आ गया 2, सो आपने एक्सेलरेशन निकालना है. दैट वुड जस्ट बी 10/2 which is 5. Also another good question. ठीक है, ये काफी मैंने इसमें तगड़े सवाल डाले हैं, अच्छे खासे मुश्किल सवाल हैं. इफ यू डन दिस एंड इफ यू फील कॉन्फिडेंट, इसका मतलब है इंशाल्लाह कल आप लोग का पेपर भी अच्छा होगा. कैन आई एक्सप्लेन 18 अगेन? श्योर. लेकिन जब मैं 18 पढ़ रहा हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम, आई सी कि उसने मुझे एक टोटल टाइम दिया है 100 मीटर रन करने का. और उसने मुझे उसमें काफी स्टेजेस बताए. उसने कहा है कि पहले ही एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ 10. फिर वो कांस्टेंट स्पीड पे दौड़ती है अंटिल शी रीचेस द फिनिश लाइन. और फिनिश लाइन रीच कर ली, इसका मतलब 100 मीटर पूरे हो गए. आपने निकालना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ग्राफ बना लिया. मुझे पता है ना कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस. सो दिस इज अ ट्रेपीजियम दैट आई हैव. इसके नीचे का एरिया शुड इक्वल दिस 100 एंड दिस इज अ ट्रेपीजियम. सो हाफ इनटू हाइट विच इज 10 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ये वाला तो देखना आसान है, ये 11 है. If this much is t and if this much is 11, then this much is 11 minus t. ठीक है, ये मैंने यहां लिख दिया. And then as this solve for t, this turns out to be 2. 10/2 करेंगे तो आपके पास इस पार्ट का एक्सेलरेशन आ जाएगा. ग्रेडियंट v minus u over t. 10 final, 0 initial over this time, which is 5. या अफसा समझ आ गया आपको अब? या 19. A ball is dropped onto horizontal ground, bounces vertically upwards. When the ball is in contact with the ground, the following forces act. Weight, contact force exerted on ground by ball, on ball by ground. पहली नजर में आपको ये समझ जाना चाहिए, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ. सो इफ यू सी समवेयर P इक्वल्स टू N, वो ठीक होता. सैडली नहीं लिखा. ये कह रहा है when the ball is in contact with the ground, the ball is momentarily stationary. आप में से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने ये सवाल किया होगा, उन्होंने ए सर्कल किया. ए इज रॉन्ग. इफ समथिंग इज एट रेस्ट डज नॉट नेसेसरीली इंप्लाई दैट इट्स एन इक्विलिब्रियम. जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही तो उस पे कोई नेट या कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है. उस पे रिजल्टेंट फोर्स है यहां पे. इसने आपको बताया कि ये जो बॉल है ये ऊपर की तरफ बाउंस करेगा. So I know that there's an acceleration which is upwards. For the acceleration to be upwards, ये वही बात हो गई. इसका मतलब है कि आपका resultant force भी upwards होगा. तो यहाँ पे I should think about these forces which are acting on the ball, because the ball is going to accelerate upwards. This is on the ball by the ground. So this is of concern to me. This is of concern to me. This is not of concern to me because I'm talking about the ball. तो बॉल में जो भी ऊपर वाली फोर्स होगी वो ज्यादा होगी. ठीक है, वो कौन सी है? एम. सो एन मस्ट बी ग्रेटर देन डब्ल्यू. इसी तरीके से आपका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा.
20. This is easy if you know your concepts. तो gradient of a momentum time graph is resultant force. ठीक है, चल लेट्स. A small glider moves along a horizontal air track as shown. ये रहा ग्लाइडर इन दो बफर्स के दरमियान मूव करता रहेगा. At each end of the air track, the glider has a perfectly elastic collision with a fixed buffer. इसका मतलब है kinetic energy conserve होगा, there is no energy loss. तो collision के बाद भी उसका वही स्पीड होगा जो पहले था. Glider moves at a constant speed between collisions. Which graph represents a variation with time of the velocity? जाहिर सी बात है velocity कम नहीं होगा because this is an elastic collision. ठीक है. यहां पे क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि सब्सिक्वेंट कोलिजन्स के दरमियान टाइम कम हो गया, विच इज नॉट ट्रू. क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं बफर को खुद ही हाथ से इसको करीब ला रहा हूं कि डिस्टेंस कम हो रहा है और स्पीड सेम है तो टाइम कम हो रहा है. राइट, दैट्स नॉट फाइन ईदर. क्योंकि उसका कोई डिस्टेंस है, जितनी स्पीड से ये यूं जाएगा उतनी स्पीड से यूं आएगा, फिर यूं जाएगा, फिर यूं आएगा. सो द टाइम बिटवीन ईच कोलिजन विल बी द सेम. सो दिस इज डी. ओके, वी डिड दिस वन इन क्लास. इसमें किसी को कोई मसला? दिस इज अगेन कनेक्टेड पार्टिकल्स बाय द वे. यू राइट आउट न्यूटन सेकंड लॉ फॉर ईच ऑब्जेक्ट, फॉर द चाइल्ड एंड फॉर द स्लेज, और उसके हिसाब से आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे. मैं इसको एक बार करके दिखा देता हूं. यहां पे आइडिया ये है दैट फॉर द चाइल्ड देयर इज द टेंशन इन द रोप. ठीक है, जो इसने इसको बताया हुआ है. चाइल्ड पुल्स ऑन द रोप विद अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12. सो दिस इज बेसिकली 12. ठीक है. यहां में इसने एक और चीज बताई हुई है दैट देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन चाइल्ड एंड द स्लेज, बट देयर इज नो फ्रिक्शन हियर. इधर फ्रिक्शन नहीं, इधर है. दिस इज फाइन. ठीक है. सो देयर इज सम फ्रिक्शन which the sledge exerts on the child. यहां पे the catch was this, because there is some friction that the एक second. So because there is some friction that the sledge exerts on the child by Newton's third law. जब मैं स्लेज की बात करूंगा, स्लेज पे भी एक फोर्स है which is the force exerted by the child on the sledge. ठीक है. ओके. नाउ व्हेन आई राइट आउट न्यूटन सेकंड लॉ, मुझे पता है कि दे बोथ मूव विद इक्वल एक्सेलरेशन. दिस इज योर कैच दैट दिस इज अ क्वेश्चन ऑन कनेक्टेड पार्टिकल्स. अगर ये पोल की तरफ जा रहे हैं, अगर मैं बच्चे की बात करूं तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा. सो मैं कहूंगा 12 माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए. मास ऑफ द चाइल्ड इज 20 टाइम्स ए. दूसरा, अगर मैं स्लेज की बात करूंगा तो स्लेज पे सिर्फ ये फोर्स एक्ट कर रहा है और कोई फोर्स नहीं है. आई वुड से एफ इक्वल्स टू उसका मास टाइम्स एक्सेलरेशन. वही चीज आप लोग देख रहे हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड की, एफ उड़ गए तो ये हो गया 12 इक्वल्स टू 60 ए. इससे आप ए निकाल लेंगे. सही है. एंड व्हेन यू गेट ए, सो दैट्स 12 ओवर 60. व्हाट इज दैट? 0.2. और उसको आपने किसी भी इक्वेशन में वापस प्लग इन कर दिया, आपको एफ मिल जाएगा. तो यहां मैं करूंगा दिस मल्टीप्लाइड बाय 40 विच इज, ओ एक सेकेंड, ओ सॉरी 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 सॉरी, आई हैव मेड अ मिस्टेक विद दिस, विद द सेकंड गाय, सॉरी. वो ये है दैट विद द सेकंड वन, जब मैं स्लेज की बात करूं तो इस पे ये टेंशन भी तो ऐड कर रहा है. टेंशन इज मार्क्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बीइंग कंसीडर्ड. तो यहां पे इसको ये टेंशन भी यूं खींच रही है एंड दिस इज आल्सो पुलिंग इट. राइट, सॉरी, दिस इज समथिंग आई फॉरगॉट. तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, टेंशन सेम होगा दोनों में. सो दिस इज गोइंग टू बी 12, वही टेंशन, प्लस एफ इक्वल्स टू 40 ए. और यहां से अगेन आई ऐड देम, बोथ ऑफ दीज गो अवे, दिस बिकम्स 24 इक्वल्स टू 60 ए. तो यहां से आपका ए आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब आपने ये निकाल लिया, आप इसको वापस किसी इक्वेशन में रखेंगे.
एंड देन यू फाइंड आउट क्या कहते हैं आपका एफ। लेट से मैं इसको पहली इक्वेशन में रख देता हूं, तो 12 माइनस 28, 12 माइनस 20 टाइम्स 0.4 एंड दिस टर्न्स आउट टू बी 4। ये भी अच्छा खासा मुश्किल सवाल, ठीक है। Which statement is not a requirement of a pair of forces that obey Newton's third law? जरूरी नहीं है that it's for objects in contact. The others are requirements. Which is a statement of the principle of conservation of momentum. तो ये आपके पास D में लिखा है. Again, this is just a definition. 25 water flows out of a pipe hits a wall. What is the force exerted? ये वाली चीज भी मैंने आप लोग क्लास में बताई हुई है, रो ए वी स्क्वायर, क्योंकि मास फ्लो रेट रो ए वी के बराबर होता है, और फोर्स अगर आप इसको एक और वी से मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज व्हाट इट बिकम्स। ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द ग्राउंड इन स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड है, ये आपको ओ लेवल से पता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, सो रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो है। Car of mass 750 kg has a horizontal driving force of 2 kilonewton acting on it. It has a forward acceleration. ये भी O level से मिलता जुलता सवाल है। If this is 2000, this is how it's accelerating. आपको ये frictional force निकालना है, इसको F नाम दे दें, right? So 2000 minus F equals to mass times acceleration, and then you just rearrange. Okay, question number 28 is also a really good question. A single horizontal force is applied to a block X, which is in contact with a separate block Y, as shown. Blocks remain in contact as they accelerate along a horizontal frictionless surface. Air resistance is negligible. जैसा कि डायग्राम से नजर आ रहा है, X का मास Y से बड़ा है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, ignore that for now, just listen to what I have to say. If these are in contact, obviously they are exerting forces on each other. I would say that the force X exerts on Y, उसको मैं कह रहा हूँ reaction force XY. XY means X on Y. Similarly, there would be a reaction force Y on X. क्योंकि इसने कहा है they both accelerate together, इसका मतलब है दोनों का acceleration same है. This is your cue that this is a question on connected particles. मैं अगर लिखना शुरू करूं for both of these Newton second law equations, I would say इस पे एक फोर्स लग रहा है F, जो कि ये है, माइनस द बैकवर्ड फोर्स जो कि वाई एक्स पे लगा रहा है, इक्वल्स एम एक्स टाइम्स ए। इसी तरीके से फॉर वाई आई वुड से दैट देयर इज अ फोर्स आर एक्स वाई व्हिच एक्ट्स, एंड दैट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन फॉर वाई, ठीक है। और मुझे पता है कि इफ आई टॉक अबाउट आर एक्स वाई आर वाई एक्स, बोथ ऑफ दीस विल बी इक्वल। ए कहता है एक्सेलरेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ एक्स। दिस इज नॉट ट्रू, because if I were to add these equations, ये दोनों कट जाते, and this is what I would get. So acceleration would then be force over mass of x plus mass of y, क्योंकि ये force इन दोनों को धक्का लगा रही है, ठीक है। Force that x exerts on y is equal to F. तो x exerts on y, and by that same token, what y exerts on F, what y exerts on x, अगर ये भी F होता, तो क्या कोई रिजल्टेंट फोर्स होता? नहीं। तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होता, जस्ट नॉट ट्रू। फोर्स एक्स एक्सर्ट्स ऑन वाई, या मैं कह दूं फोर्स वाई एक्सर्ट्स ऑन एक्स, ये एफ से कम है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। बिकॉज एज आई कैन सी हियर, दिस फोर्स जो एक्स वाई पे लगाता है या वाई एक्स पे लगाता है, दिस हैज टू बी लेस ताकि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द राइट हो। Force that x exerts on y is less than the force y exerts on x. This is a violation of Newton's third law. This obviously cannot be true. ठीक है, ये अच्छे खासे थियोरेटिकल और मुश्किल सवाल हैं। दिस इज नॉट टू स्केयर यू गाइस और डीमोटिवेट यू गाइस, बट दिस इज एक्चुअली देयर टू गिव यू एन आइडिया कि ऐसे सवाल भी आपके पास कल पेपर में आ सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू नो हाउ टू डील विद कनेक्टेड पार्टिकल्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। ये तो आसान सवाल है, इससे मिलते जुलते हमने एएसपीज की क्लासेस में भी किए थे। Ball of mass 0.5 kg hits a vertical wall at a speed of 12, bounces back along. Collision lasts for 0.1 seconds. Sign convention use करना है. Right is positive, left is negative. Do this and you get D as 100 newtons. ये आपका सवाल है उसका क्या कहते हैं,
मास फ्लो रेट का। सो 100 kg flows in a time of 2 seconds, so 100/2 आपका मास फ्लो रेट हो गया, इक्वल्स टू रो ए वी। रो जो है 11,000, एरिया इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस डायमीटर, मिलीमीटर से कन्वर्जन जरूरी है, एंड देन यू फाइंड आउट वी। सो दैट्स सपोज टू बी ए। ओके, दिस इज अनदर sort of similar question। अच्छा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 30 डाउन। तो यहां तक बच्चों अगर कोई मसला है तो पूछें, if you have any questions still here। नो क्वेश्चंस? क्या, आगे जाएं? अच्छा जी। 31, two blocks are at rest on a frictionless horizontal surface. One is made of wood, other is made of steel. Steel ball is fired horizontally with a speed v at the wooden block. Ball embeds itself in the block and the ball and block move together after impact. Second identical ball is fired horizontally with speed v at the steel block and it rebounds along its original path with speed v by d. Wooden block and steel have equal mass m, which statement about the blocks immediately after the collision is correct? तो मुझे पता है कि भाई अगर मैं इन्हें देखूं, आई कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हियर। पहली बात तो यह है कि मुझे पता है दोनों के जो मासेस हैं ये बराबर है। सही है, सो बोथ ऑफ दीज आर इक्वल मासेस। एक में ये एम्बेड हो जाता है, एक में ये बाउंस बैक कर रहा है। इफ आई टॉक अबाउट मोमेंटम बिफोर, दोनों केसेस में इट्स इक्वल टू एम वी। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं कहूंगा कि भाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टिकी कोलिजन। m प्लस m हो जाएगा इसका मास। अगर इसका मास है कैपिटल M, इसके मास को मैं कह रहा हूँ स्मॉल m। तो इसके हिसाब से मैं इसका नया v निकाल सकता हूँ। सही है, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर इक्वल्स टोटल मोमेंटम आफ्टर। v1 नया वाला है जो इस केस में ये आ रहा है। दूसरे केस में ये कहूंगा मोमेंटम बिफोर mv ही है। मोमेंटम आफ्टर की बात करूं तो इसमें ये वापस जा रहा है टू द लेफ्ट, सो दिस वुड बी नेगेटिव mv ओवर t प्लस पॉजिटिव कैपिटल M टाइम्स इसका जो भी वेलोसिटी है जो मुझे निकालना है। दैट टर्न्स आउट टू बी दिस इन सिम्बल्स। ए कह रहा है बोथ ब्लॉक्स मस्ट ट्रैवल विद द सेम स्पीड। मैं अगर अपने एक्सप्रेशंस देखूं, देयर इज नथिंग सिमिलर इन दैट, सो इट कैन नॉट बी ए। बी, steel block must travel faster than the wooden block. This is steel, so for v2 to be greater than v1, सही है। अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखता तो मैं यूं लिखता 1.5 m over ms is greater than m over m plus mw। सही है, जो मुझे पता है दोनों के बराबर है। लेट मी जस्ट गेट rid of these। सो यहां से ये कैंसिल होते एंड देन आई हैव दिस। लेट मी एक्चुअली जस्ट डू दिस। आई वुड से 1.5 m over capital M, mass of steel, mass of wood लिखने की जरूरत नहीं है because they are the same, over m plus m। This is what we have, so this would turn out to be 1.5 m plus 1.5 uppercase m is greater than m। तो यहां से I would say कि भाई this would then rely on some condition, and now you can solve this as well, but this would basically rely on some condition of मास ऑफ बुलेट कितना है, मास ऑफ ब्लॉक्स कितना है, जिसके बारे में एग्जामिनर ने मुझे कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है। सो आई कैन नॉट डिसाइड ऑन दीज, मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। एंड डी, मास ऑफ द ब्लॉक एंड द स्टील ब्लॉक आर ऑब्वियसली नीडेड टू डिटरमिन कि कौन सा ब्लॉक तेज जा रहा है। ठीक है, अगेन यू गाइस माइट बी थिंकिंग कि क्या इन इक्वेशंस की जरूरत है, क्वेश्चन तो बड़ा आसान लग रहा है। बेटे पूरा एएस ही बहुत आसान लगता है, बिल्कुल इसकी जरूरत है। Unless you write out the equations, you would not know how to actually make these conclusions। कैसे बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? So all of this is needed। 32, a cyclist and still air pedals as hard as she can, तो हवा नहीं चल रही है। She reaches the max speed, however, after a certain time, her max speed increases. What could be a possible cause? If she cycles into a wind, तो air resistance
बढ़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका मैक्स स्पीड बढ़ना नहीं चाहिए। इफ शी साइकिल्स ओवर रफर ग्राउंड रिजल्टेंट फोर्स कम होगा, तो इसका जो है एक्सेलरेशन भी कम होगा। शी सिट्स मोर अपराइट ऑन द बाइसाइकिल, अगर ये सीधी बैठ रही है ज्यादा, इसका मतलब है मोर सरफेस एरिया इज एक्सपोज्ड और उसमें एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होता। अगर यहाँ पे हम ये सोचे कि इफ शी स्टार्ट्स टू ट्रैवल डाउन हिल, तो हमें पता है कि वेट का साइन कंपोनेंट would also act down the slope, which is going to increase the resultant force and hence उसका max speed बढ़ेगा। This is another of those types of questions जो कि आप लोगों ने मुझे कहा था करवाने के लिए, hence I have this in the test। On Earth, an object takes time te to fall from rest through a vertical distance h. On Moon, the same object takes time tm to fall from rest through the same vertical distance h. Ratio of acceleration of free fall on Earth over Moon is equal to this. Find the ratio of te over tm. मैंने ये इक्वेशन लिखी, दोनों में रेस्ट से छोड़ रहा हूं, so this goes away. Height is the same, half gt square. Height constant है, so if I just cross multiply, so I can see kh, sorry, if ये constant है और अगर मैं g को दूसरी तरफ भेजूंगा, so this would become 2h over g equals t square. ये पूरा constant है, so I can say t square is inversely proportional to g. या अगर मुझे t's का रेशियो चाहिए, so I can say that's square root of 1 over g, या जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 over square root of g। तो यहाँ आइडिया ये है कि इफ आई एम आस्क्ड द रेशियोज ऑफ टाइम ऑन अर्थ टू टाइम ऑन मून, दैट्स बेसिकली द स्क्वायर रूट। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये ऑर्डर फ्लिप होगा। सो अर्थ ओवर मून की जगह ये मून ओवर अर्थ हो जाएगा अकम्पनीड बाय द स्क्वायर रूट। सही है। सो इफ दिस वाज इक्वल टू 6, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 over 6 का स्क्वायर रूट, which is the same thing as this। ठीक है। Again, this is a relatively easy question। इसमें बस कैलकुलेशन ज्यादा है, साइन कॉस में थोड़े रिजॉल्व करें। दिस इज द वेट, तो आपको पता है कि ये जो वर्टिकल है ये बराबर होता है, ठीक है। दिस इज इजी। 35, आई गेस वी डिड दिस इन क्लास, सो दिस इज नॉट रियली वेरी डिफिकल्ट। relative speed of approach equals relative speed of separation for an elastic collision। तो पहले तो सिर्फ ये उठ के इसकी तरफ आ रहा है, collision के बाद जो है they are going to separate, x moves with 2, so y must obviously be moving faster ताकि फिर से collision ना हो, right? So relative speed of separation when they are in the same direction you subtract, so vy minus 2 and then you find this is 8। Overtaking, so overtaking this question, goods train passes through a station at a steady speed of 10. Express train is at rest. Express train leaves the station with a uniform acceleration of 0.5 meter per second square, just as the goods train goes past। सही है, इसका constant speed है, ये accelerate कर रहा है। Both move in the same direction on straight parallel tracks. At what time t does the express train overtake the goods train? Overtaking की शर्त, डिस्टेंस ट्रैवल दोनों के बराबर होगा। इसको अगर देखूं तो वैसे मैं दोनों के केस में s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही यूज कर रहा हूं। गुड्स ट्रेन के लिए एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो ये जीरो, सो इट्स जस्ट इनिशियल स्पीड टाइम्स टी। दूसरा वाला स्टार्ट करता है फ्रॉम रेस्ट, उसके लिए यू जीरो, सो इसके लिए इट्स जस्ट हाफ इंटू 0.5 इंटू टी स्क्वायर। देन यू जस्ट यूज algebra, solve for t, which turns out to be 40। 37, फॉलिंग पैराशूटिस्ट। हमें पता है कि कहाँ पे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वेट से, जहां वो डिसेलरेट कर रहा होता है, जिस दिस डाउनवर्ड्स पार्ट। यही आपके पास आपकी फॉर्मूला शीट्स में भी है। ओके, दिस इज आल्सो अनदर अमेजिंग क्वेश्चन। A mass of 0.2 kg is suspended from the lower end of a light spring. Second mass of 0.1 kg is suspended from the first mass by a thread. Arrangement is allowed to come into static equilibrium and then the thread is cut। ठीक है। Immediately after the thread is cut, what is the upwards acceleration of the 0.2 kg mass? तो भाई पहली बात तो ये है कि अगर मैं ये लिखूं, for this one there is tension in the spring, ठीक है।
यहाँ पे कोई वेट है, देयर इज टेंशन इन द थ्रेड विच इज T1, ये इन दोनों पे एक्ट कर रही होगी, एंड फॉर दिस वन देयर इज टेंशन इन द स्प्रिंग. So if I write my equation of motion for the 0.1 kg का मास, तो मुझे पता है कि जब ये थ्रेड कट होगा अब क्या होना चाहिए, राइट? दिस इज व्हाट आई नीड टू फिगर आउट. सो अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं, आई वुड से दैट इफ दिस इज टू एक्सेलरेट अपवर्ड्स, आई वुड से T2 माइनस T1 वुड इक्वल m. सही है. पहले तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है. तो पहले इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, तो आपको पता है जितना इसका वेट है उतना ही ये टेंशन है. सही है. व्हेन इट्स इन इक्विलिब्रियम, व्हेन इट्स नॉट एक्सेलरेटेड. सो यू कैन फाइंड आउट दिस. और इसी तरीके से 0.2 kg के लिए कहूं, जब ये इक्विलिब्रियम में है तब तो सब बराबर है. सो आई वुड से दिस अपवर्ड्स फोर्स T2 इक्वल्स T1 प्लस इसका वेट. ठीक है. तो ये निकालूंगा, दैट टर्न्स आउट टू बी 2.943. आफ्टर द थ्रेड इज कट, आई नो दिस दैट T2 जो है वो मेरा ये आया है, दिस इज अपवर्ड्स. T1 जो है ये नीचे है. सॉरी, आफ्टर द थ्रेड इज कट देयर वुड बी नो मोर T1, राइट? क्योंकि रस्सी चली गई तो टेंशन कहाँ होगी. सो देयर इज जस्ट द वेट ऑफ दिस गाय डाउनवर्ड्स. सो T2 which is 2.943 minus W2 which is this guy should equal ma. So zero point 0.2 times a, that turns out to be 4.9. I know this is a bit messy, but if you guys don't understand this, I'll do it again. ये समझ आया आप लोगों को? नहीं आया? Just let me know, I'll do it again. Because I know इसमें order थोड़ा आगे पीछे हुआ. Guys, should I do this again? Oh, let's do this again. अच्छा, मैं यहाँ नया पेज ऐड करता हूँ. अच्छा देखें, मैं ये कह रहा हूँ दैट फर्स्ट दिस इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, राइट? तो मुझे पता है कि भाई सारी फोर्सेस बराबर है. लेट्स से देयर इज दिस वेट. इस 0.1 kg वाले का इसको W1 नाम दे देता हूँ. इसका वेट होगा, इसको W2 नाम दे देता हूँ. यहाँ पे इस रस्सी में टेंशन होगी जो, if I'm talking about the 0.1 kg object, I would mark this as upwards away from the object, और 0.2 वाले के लिए would be like this. And third of all, there would be this tension in the spring, इसको मैं T2 कह देता हूँ. ठीक है. जब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट द 0.2 kg मास. 0.2 kg के लिए मैं कहूंगा कि भाई इसका जो अपवर्ड फोर्स है, दिस वुड इक्वल W2 प्लस T1. सही है. सो W2 क्या हो जाएगा? 0.2 टाइम्स 9.81 प्लस T1. लेकिन मसला ये है, मुझे T1 नहीं पता. इसके लिए मैं जाऊंगा 0.1 kg वाले मास की तरफ, क्योंकि उसमें T1 is just equal to W1, which is 0.10 times 9.8, which is 0.981. ये पता चल गया. इसको इस इक्वेशन में रखता हूं. सो 0.2 टाइम्स 9.81 प्लस 0.981, दिस टर्न्स आउट टू बी 2.943. ठीक है. ये कह रहा है कि अब मैं ये वाली रस्सी काट, when this rope is cut, immediately after it acceleration कितना होगा? मुझे पता है कि भाई मेरा ऊपर वाला फोर्स ऑन दैट 0.2 kg मास, that's 2.943. This is the upwards force. It's also going to accelerate upwards, minus downward force. अब तो रस्सी नहीं रही ना, तो मैं T1 से थोड़ी सब्ट्रैक्ट करूंगा. Now there's just the weight of this guy, which is going to be 0.2 times 9.81 equals mass times acceleration, so 0.2 a. अगर सिंबल्स में लिख के दिखाऊं, दिस इज T2 minus W2 equals mass of this guy times a. ठीक है. इसके बाद यू सॉल्व, एंड दिस इज द आंसर यू वुड गेट.
Does this make sense now? Yeah. Okay. So this was 38, 39, ये estimation वाला था। ठीक है। सो फॉर एस्टिमेशन हाउ आई हैव डन इज कि मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक ये ट्रायंगल और दूसरा ये वाला सारा हिस्सा। एंड फॉर दिस यू यूज काउंटिंग ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स। सो हर स्मॉल स्क्वायर की बात करूं, इसका ये वाला हाइट 4 है, ये 1 है। सो द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज 4 meters एंड आई काउंट ऑल ऑफ दिस। सो ये 176 स्मॉल स्क्वायर्स आए थे। सो 176 टाइम्स 4 प्लस जो मेरे ट्राइंगल्स आए, दिस इज बी। Constant resultant force acts on the object of mass m, और इस पे जो change in momentum है, so that just force multiplied by time for which the force is acting.